हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने एक चैप्टर और दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर है, जो कि सब्जेक्ट है हम लोगों का, वो है कृषि। कृषि के बारे में हम लोग समझेंगे और जो भी फैक्ट रहेगा उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव में गुजर रहे थे। वहां उन लोगों को एक किसान के खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा के अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां पर उसे आटे का परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ये देखिए, एक चित्र में दिया गया है। गुरमीत, टीना और मधु है, ये किसान है, ये गेहूं खाद है। पौधे में परिष्कृत, थोड़ा इसको जूम करते हैं। पौधे में परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण को से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग और बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं का उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों का उगना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं में संलग्न हैं। भारत के 2/3 जनसंख्या अब कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, जिससे भूमि पर फसल उगाई जाती है। कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं 3.1। विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है कृषि जहाँ पर उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। देखिए, ये मैप है। यहाँ पर कृषि जहाँ जहाँ उगता है वहाँ पर ग्रीन है। ये देखिए, यहाँ पर उगा रहा है। भारत में सर्वाधिक, मतलब कि क्षेत्र से देखा जाए तो भारत में खासकर अधिकतर होता है कृषि। इधर चीन में, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भागों में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में, यूरोप में भी होता है। एशिया और यूरोप और उत्तर अमेरिका में अधिक कृषि की जाती है। कि आप जानते हैं, मैं अब हम लोग पढ़ लेते हैं। कल्चर में अगर हम लोग एग्री लगा देंगे तो एग्रीकल्चर जो होते हैं वो कृषि होता है, जिससे मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसमें खेती भी खते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों, वाणिज्य का पालन करना और कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर क्या होता है? तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों का में मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। और विटीकल्चर, अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर हम लोग कहते हैं वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों का उपयोग। अब हम लोग कृषि तंत्र समझ लेते हैं। तो कृषि या खेती का एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, कृषि तंत्र है तो कृषि से संबंधित होगा। परितंत्र होगा तो जीव जंतुओं से संबंधित होगा। तो इसमें देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई, कटाई इसके प्रमुख संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार। तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि के 2 मुख्य कारक वर्गीकृत किए जा सकते हैं: निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कुछ कृषक परिवार का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारंपरिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है। एक गहन निर्वाह कृषि होता है, एक आदिम निर्वाह कृषि। तो अब हम लोग गहन निर्वाह कृषि समझ लेते हैं।
इसमें किसान के एक छोटे सा भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया का सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ये स्थानांतरी कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। इसके बाद है स्थानांतरित कृषि, समझ लेते हैं। तो अमेजन के बेसिन संलग्न वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है स्थानांतरित कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड में को साफ किया जाता है। तब तक राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू और आलू और कस्बा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये देख लीजिए इफेक्ट में स्थानांतरित कृषि विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे झूमिंग, ये उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है। इसी का नाम मिल्पा मेक्सिको में जाना जाता है और रोका ब्राज़ील में। लदांग स्थानांतरित कृषि ये मलेशिया में की जाती है। इसके बाद है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है जलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं को चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायुक बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी या फिर बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद वाणिज्य कृषि क्या है? तो वाणिज्य कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि भी शामिल है। वाणिज्य अनाज कृषि अब हम लोग समझ लेते हैं। तो वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य में उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धनकाल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो ये भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि। रोपड़ कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होता है। उत्पादन और प्रसंस्करण खेतों पर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार यह कृषि परिवहन जाल के विकास के लिए अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील के कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण है। अब मुख्य फसलें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। यहाँ से कुछ रेशेदार फसलें जिसे आप याद रख लीजिएगा, जूट और कपास, और जो मुख्य पेय फसलें हैं चाय और कहवा, और खाद्य फसलें में मक्का और बाजरा, गेहूँ, चावल, ये सब याद रख लीजिएगा। चावल हम लोग समझते हैं तो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता व वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जैसे जल रोकने की क्षमता होती है, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है।
चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूलन जलवायु दशाओं में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में से वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। गेहूँ का वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा का सहज कर्तन, मतलब कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमत मृदा से सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूँ मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च तापमान के मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत से उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक देश हैं। अब हम लोग मक्का समझ लेते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। जो मक्का है ये उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। इसके बाद कपास है, तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा से अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसके उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अब हम लोग काफ़ी जो कि पेय पदार्थ है, तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी कॉफ़ी का उत्पादक देश है। इसके बाद अगला है चाय। तो बागान में उगाई जाने वाली चाय जो होती है ये पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडा जलवायु और वर्ष भर सुअपवाहित दुमत मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग कृषि विकास समझ लेते हैं। तो इससे पहले जो भी फैक्ट था उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए रोचक तथ्य, कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की? तो कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालिंदी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, वो अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे को अपनी फलियों को चखकर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करके बाद में अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ये थी कॉफ़ी के बारे में रोचक तथ्य। मक्का को कार्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। मक्का, ये मक्के की कृषि है। और कुछ है इधर, नहीं है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? एक मिनट। कृषि का विकास, तो एक फैक्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है तब सभी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कृषि का विकास हम लोग पढ़ते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग और को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर और सिंचाई सुविधाओं को सुधार करके, उर्वरकों को उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि
का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों को सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब हम दो फार्मों को समझते हैं। एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों का कृषि के विषय में जानते हैं। तो भारत का एक फार्म है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने के बीजों का बाजार में वर्षों का एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसानों अपने मित्रों को बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों के कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार के दूध बेचता है, जहां वह वहां पर एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन और स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों को कृत्रिम गर्भधानों के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों को परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंकों या कृषि सहकारी समिति के बीजों के उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के खरीदने के लिए ऋण लेता है। अपने उत्पाद को निकट के लिए शहर में स्थित मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है। इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल में के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं को विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश का, भारत के उत्तर प्रदेश का राज्य का। अब हम लोग अमेरिका का फार्म समझते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का औसतन आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ की उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य के एक किसान होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब उसका आश्वस्त हो कि मृदा और संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देगा। फसल को नुकसान से पहुंचाने वाले पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वहाँ मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की जांच के लिए भेजता है कि वह पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजनाएं बनाने में मदद करता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है और वह उसे खेत के लिए यथार्थ तस्वीर दिखाता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन और समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का भी उपयोग करता है। विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार में अभिकरण में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान एक व्यवसायी के रूप की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ये अमेरिका का देख लीजिए फार्म है। तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा और हम लोगों ने समझा कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी कृषि संबंधित कार्य है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो अब इसके बाद हम लोग का अभ्यास स्टार्ट होता है। तो अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा कि कृषि क्या है। इस पर आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि से प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। आरोपण कृषि क्या है, चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार का मदद करती है। इसके बाद
ऑप्शनल क्वेश्चन है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। ये रहा ऑप्शन, आपको टिक लगाना है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है। जो भी आपको ऑप्शन लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक कौन सा है, ब्राज़ील है कि भारत है कि रूस। जो भी आपको ऑप्शन लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके बाद कारण बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये अभी आप नहीं कीजिएगा। समय आने पर सब कुछ कराया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली या फिर जब हमको समय मिलता है तब हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं हम अपने चैनल पर। तो ये हम लोगों का आज तीसरा चैप्टर था। इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। और ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कृषि से संबंधित कुछ तथ्य था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।